नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया से इसको लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि घर वालों ने घर छोड़ने के लिए जबरन मजबूर किया। उन्होंने कहा कि जहां घर वालों को लगे ये आदमी नहीं चाहिए तो अक्लमंदी खुद घर छोड़ने में है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो नई पार्टी बनाने के बाद ज़रूरत पड़ने पर भाजपा के साथ जाएंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अनपढ़ों की जमात है, खासकर जो लोग क्लरिकल काम के लिए बैठे हैं। जो जम्मू कश्मीर को जानते हैं तो उन्हें पता है कि मैं भाजपा के इलाकों में उनके लिए एक वोट नहीं जोड़ सकता और वो मेरे में आधा वोट नहीं जोड़ सकते। गुलाम नबी आज़ाद ने उनका बीजेपी के साथ साठगांठ के आरोपों को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा। आज़ाद ने राहुल की ओर इशारा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी से वो मिले हैं जो उनका सपना पूरा किए हैं, मैं नहीं। उन्होंने कहा कि जो शख्स अपनी स्पीच खत्म करने के बाद भरी सदन में पीएम से गले मिले तो बताएं कि वो मिले हुए हैं या मैं मिला हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा कि मैं कांग्रेस के लिए दुआ ही कर सकता हूं, लेकिन कांग्रेस मेरी दुआ से ठीक नहीं होगी, उसके लिए दवा चाहिए। अभी उसका डॉक्टर कंपाउंडर है, अभी कांग्रेस को स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। आज़ाद ने साथ ही कहा कि वो सोनिया गांधी का अभी भी वही सम्मान करते हैं और राहुल गांधी के लिए भी उतना ही सम्मान है जितना राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे के लिए होना चाहिए। आज़ाद ने इसके साथ कहा कि बहुत अरसे तक हमने उनको सफल लीडर बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो एक जगह रुकते नहीं हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद की एक टिप्पणी पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी और कांग्रेस नेता रही शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जवाब दिया है। बता दें, शर्मिष्ठा सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुकी हैं। शर्मिष्ठा ने आज़ाद के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। इस इंटरव्यू में गुलाम नबी आज़ाद ने दावा किया कि जब उन्हें पुरस्कार दिया गया या दिवंगत प्रणब मुखर्जी को ही भारत रत्न से नवाजा गया तो उस समय कांग्रेस से कोई भी नहीं आया। वहीं पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव के शव को भी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर रखा गया। इस पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट कर कहा कि बीच में बोलने के लिए माफ़ी चाहती हूं, लेकिन बाबा को जब भारत रत्न दिया गया तो गुलाम नबी आज़ाद खुद नहीं आए और ना ही बाद में मिलने आए। हालांकि अहमद पटेल, भूपेंद्र हुड्डा, शशि थरूर, आनंद शर्मा और जनार्दन द्विवेदी जैसे कुछ वरिष्ठ नेता जरूर समारोह में आए थे। सुप्रीम कोर्ट में आज कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई टालने के लिए शीर्ष अदालत से आग्रह किया तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और अंत में कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर दिया और अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। बता दें, याचिकाकर्ताओं की ओर से सुनवाई टालने की अपील पर जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा, ये हमें मंजूर नहीं है। आप तत्काल लिस्टिंग चाहते थे और जब मामला लिस्ट होता है तो आप टालना चाहते हैं। हम फोरम शॉपिंग को अनुमति नहीं देंगे। इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने वकीलों के दूर से आने का जिक्र करते हुए कहा कि वकील पूरे भारत से और कुछ कर्नाटक से भी आ रहे हैं। इस पर जस्टिस ने कहा कि कर्नाटक केवल 2.5 घंटे दूर है। जिसके बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा मामले में 2 सप्ताह का समय मांगने के बावजूद कोर्ट ने कर्नाटक राज्य को नोटिस जारी किया और मामले को 5 सितंबर के लिए पोस्ट कर दिया। बता दें कि हिजाब बैन मामले में 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि महिलाओं के लिए हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म पहनने का राज्य सरकार का आदेश सही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जमानत याचिका को खारिज करने को चुनौती दी गई है। इसके साथ ही अब इस मामले की सुनवाई 9 सितंबर को की जाएगी। दरअसल 5 अक्टूबर 2020 को सिद्दीक कप्पन को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में सिद्दीक कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सिद्दीक पर यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है। जस्टिस पीयूष अग्रवाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया। अदालत ने कहा कि 4 माह में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा की जाए। इस साल मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की एक अदालत से कहा था इस मामले में 4 महीने के भीतर सभी अर्जियों का निस्तारण कर दिया जाए। हाईकोर्ट में मनीष यादव की ओर से याचिका दायर कर अनुरोध किया गया था कि मथुरा की अदालत में चल रहे सभी मामलों को एक साथ जोड़कर उनकी सुनवाई की जाए। हिंदू संगठनों का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को तोड़वा दिया था और इसके एक हिस्से में मस्जिद का निर्माण कराया था। इन संगठनों का मानना है कि ईदगाह मस्जिद वाली जगह पर ही कंस की जेल हुआ करती थी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर आपने किसी दोस्त का हाथ पकड़ा है तो उसे पकड़कर रखिए और परिस्थितियों के अनुसार उगते सूरज की पूजा वाला काम मत कीजिए। गडकरी ने कहा कि मानवीय संबंध सबसे बड़ी चीज हैं। गडकरी अपने गृहनगर नागपुर में कारोबारियों से बातचीत कर रहे थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के एक बयान का हवाला देते हुए गडकरी ने कहा कि कोई शख्स तब खत्म नहीं होता जब वो हार जाता है, बल्कि तब खत्म हो जाता है जब वो लड़ना छोड़ देता है। गडकरी ने कहा कि लड़ना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके गडकरी ने कहा कि अहंकार और आत्मविश्वास में अंतर है। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास होना चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही गडकरी ने बातचीत में कहा कि जब वो छात्र नेता थे तो एक बार उनसे किसी ने कहा कि तुम अच्छे व्यक्ति हो लेकिन गलत राजनीतिक दल में हो और कांग्रेस में आ जाओ। गडकरी ने कहा कि उन्होंने इसका जवाब ये कहकर दिया कि वो कुएं में जान दे देंगे लेकिन कांग्रेस में नहीं आएंगे। बता दें गडकरी को हाल ही में बीजेपी के संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया था। इसके साथ ही उन्हें बीजेपी की नई चुनाव समिति में भी जगह नहीं दी गई थी। तब ये सवाल उठा था कि आखिर नितिन गडकरी को बीजेपी की इन दो सबसे बड़ी संस्थाओं से बाहर रखने की वजह क्या है। सरकार गिराने की कोशिशों के आरोपों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अपनी सरकार के शक्ति प्रदर्शन के लिए विधानसभा में विशेष सत्र के दौरान विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार सदन में विश्वास मत प्रस्ताव लाना चाहती है ताकि दिल्ली के मतदाताओं के सामने ये साफ हो जाए कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में असफल हो गया है। बता दें आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उसके 40 विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है और इसके लिए उसने 800 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। वो हर विधायक को 20 करोड़ रुपए देने का ऑफर दे रही है। रविवार को हुए भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। जीत के बाद का एक वीडियो बीसीसीआई सचिव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह का वायरल हो रहा है, जिसमें वो जीत के बाद तिरंगा लहराने से मना करते हुए दिखाई देते हैं। इस पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। दरअसल जीत के बाद जब जनता तिरंगा को लहरा रही होती है और तालियां बजा रही होती है, इस बीच एक व्यक्ति जय शाह के पास तिरंगा लाता है और तिरंगा हाथ में लेने की अपील करते हुए दिखाई देता है, लेकिन जय शाह हाथ हिलाकर उसे लेने से तुरंत मना कर देते हैं और तालियां बजाते रहते हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस के पार्टी नेता जयराम रमेश ने इस वीडियो को ट्वीट कर लिखा है कि मेरे पास पापा हैं, तिरंगा अपने पास रखो। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर लिखा है, तिरंगे से दूरी की आदत इनकी कई पीढ़ियों पुरानी है, जाएगी कैसे। भारतीय युवक कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने लिखा है, सोचिए अगर किसी और ने तिरंगा लहराने से इनकार कर दिया होता। हालांकि इस पर अभी जय शाह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नोएडा में ट्विन टावरों को गिराने से पक्षियों पर इसका खासा असर पड़ा है। कई पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि पक्षियों की मौत जरूर हुई होगी। पीटीआई के एक वीडियो में कौवे और कबूतरों सहित पक्षियों के झुंड को उड़ते हुए दिखाया गया है। जैसे ही 3700 किलो विस्फोटक ने दोनों टावरों को उड़ाया, धूल के बादल उन पक्षियों का पीछा करते हुए दिखे। पर्यावरणवादियों ने कहा कि विध्वंस में कुछ पक्षियों की मौत भी हो सकती है। हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स के संस्थापक संजय महापात्रा ने कहा कि एनजीओ ने अधिकारियों से क्षेत्र में बड़ी संख्या में पक्षियों को बचाने के लिए अंतिम विस्फोट से पहले एक डमी विस्फोट या डमी गोलीबारी करने का अनुरोध किया था, ताकि पक्षी अलर्ट होकर वहां से उड़ जाएं। कई पक्षी मारे गए होंगे। हालांकि ट्विन टावरों को गिराने के बाद पैदा हुई धूल से दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विशेषज्ञों ने बताया है कि उस समय उत्तर से उत्तरी पश्चिमी हवाएं दिल्ली की सीमा के पार अपना रास्ता बनाने के बजाय ग्रेटर नोएडा और आगे उत्तर प्रदेश की ओर चल रही थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।